Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Now I am going to explain chapter number 16. The chapter is the Gupta Empire. आज हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में अध्ययन करेंगे. Let us start without any delay. You have read in the earlier chapter about Kushan rulers. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग कुषाण रूलर्स के बारे में अध्ययन किया है. देयर लास्ट पावरफुल रूलर वाज वासुदेव, और कुषाण के जो लास्ट पावरफुल रूलर हुए, जो शासक हुए, वह वासुदेव थे. देयर आफ्टर देयर वाज नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया फॉर अ फ्यू सेंचुरीज, और उसके बाद भारत में कई सेंचुरी तक कोई दूसरा एम्पायर नहीं था. द नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वाज गुप्ता एम्पायर, और जो दूसरा एम्पायर हुआ वह था गुप्ता एम्पायर. इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय श्री गुप्ता इन 225 CE, और गुप्ता एम्पायर का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा 275 CE में किया गया था. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्ता. ही रूल्ड फ्रॉम 280 CE to 319 CE. However, not much is known about these two rulers. उनको उनके सन के द्वारा हरा दिया गया, उन पर विजय प्राप्त किया गया, और उसके द्वारा 280 CE से 319 ईस्वी तक शासन किया गया. और इन दो रूलर्स के अलावा किसी दूसरे के बारे में अधिकांश जानकारी नहीं था. इम्पोर्टेंट रूलर्स, अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे. चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे. ही सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच इन द ईयर 390 CE एंड रूल्ड अप टू 335 CE. और चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे वे अपने फादर घटोत्कच को हरा करके और फिर शासन प्राप्त किए, और 319 CE से लेकर के 335 CE तक शासन किए. ही वॉज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और इस राजवंश के वह प्रथम महत्वपूर्ण शासक था. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द गुप्ता एम्पायर एक्सपेंडेड एंड देयर अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया. और यही वह समय था जब गुप्ता एम्पायर अपने क्षेत्र को एक्सपेंड किया, विस्तार किया, और अपने अथॉरिटी को, अपने शासन को लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर विस्तार कर लिया, उसको जमा दिया. ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, और वह अपने आप को महाराजा धीराज के टाइटल से सुशोभित किया, या उस महाराजा धीराज के टाइटल को धारण किया. कौन धारण किया? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया. नेक्स्ट समुद्रगुप्ता. ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर, और यह दूसरा जो पावरफुल शासक था वह समुद्रगुप्ता था. ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट इन 335 CE, और यह अपने फादर के ऊपर विजय प्राप्त करता है 335 CE में. देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता पीरियड के जो मेन सोर्सेस था वह 3 प्रकार का था. नंबर 1 जो है वो इंस्क्रिप्शन ऑन अशोकाज पिलर एट अलाहाबाद. अलाहाबाद में जो अशोका का इंस्क्रिप्शन था वह जो है समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन देता था. ईरान एडिक्ट जो था
उसे प्राप्त होता था। थर्ड जो है क्वाइंस ऑफ समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता के जो पीरियड में क्वाइंस था उससे भी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता था। समुद्रगुप्ता वाज known for his long military campaigns to north, east and south of India, which established his sovereignty but not his direct rule। और इस प्रकार से समुद्रगुप्त अपना सैन्य अभियान चला करके और नॉर्थ, ईस्ट, साउथ जो इंडिया था उस पर अपना अधिपत्य जमा लिया, और न कि वो अपना डायरेक्ट शासन करके। ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया। बट द गुप्ता एम्पायर वाज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ द मौर्याज, लेकिन गुप्ता एम्पायर वैसा लार्ज नहीं था जैसा कि मौर्य एम्पायर था। We get a lot of information about Samudragupta from प्रशस्ति by poet हरिसेना of his court, और समुद्रगुप्ता के बारे में जो कवि थे हरिसेना उनके कोर्ट में उनके प्रशस्ति से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, he was the son of समुद्रगुप्ता and succeeded him in 325 CE। जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे वह समुद्रगुप्त के ही सन थे और समुद्रगुप्त के ऊपर वह विजय प्राप्त करते हैं, उनको हरा देते हैं। कब? 325 CE में। अकॉर्डिंग टू एन इंस्क्रिप्शंस ऑन द आयरन पिलर एट मेहरौली नियर कुतुब मीनार दिल्ली, ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और जो इंस्क्रिप्शन है आयरन पिलर जो मेहरौली में है, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उससे यह पता चलता है कि वह अपने आप को विक्रमादित्य के टाइटल से सुशोभित किया या धारण किया। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ चंद्रगुप्ता, और जो इंस्क्रिप्शन था उससे पता चलता था कि उनका जो है विजय अभियान कहाँ तक था, जो चंद्रगुप्ता का था। चंद्रगुप्ता वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर एंड एन इवल एडमिनिस्ट्रेटर बट ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। जो चंद्रगुप्ता था वह एक सैनिक ही नहीं था बल्कि एक एवल एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था, बट ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रॉन, और वह एक बहुत ही बड़ा संरक्षक भी था आर्ट और लर्निंग का, सीखने के जो कला था, जो कलाकृति थी, सीखने की जो कौशल था, उसका भी एक बहुत बड़ा वह संरक्षक था। ही हैड मेनी स्कॉलर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट, और उसके कोर्ट में बहुत सारे विद्वान रहते थे, कवि रहते थे, कलाकार रहते थे। द बेस्ट 9 वेयर नोन एज द नवरत्न, और जो बेस्ट 9 होता था जिसको नवरत्न कहा जाता था वह चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में होते थे। जैसे कालिदास वाज अ रिनोवेड पोएट ऑफ हिज कोर्ट, और उनके कोर्ट के जो एक विख्यात या प्रसिद्ध जो नवरत्न थे उसमें से कालिदास भी थी। अभी हम लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। द किंग वाज ऑल पावरफुल बट ही इंश्योर्ड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जो किंग था वह पावरफुल, शक्तिशाली होता था, और वह सुनिश्चित करते थे अपने सैनिकों का, अपने लोगों का, उनके कल्याण के लिए और उनकी खुशी के लिए व्यवस्था करते थे, उनका ध्यान रखते थे। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक मंत्री, सचिव, संधि विग्राहिक, महासेनापति एक्सेट्रा, और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसमें मंत्री, सचिव, सेनापति एक्सेट्रा ये सभी होते थे। दे एडवाइज्ड एंड
असिस्टेड हिम, और उनको वह सलाह देते थे, परामर्श देते थे, उनको सहायता प्रदान करते थे। बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस, और जो किंग था वह बाउंड नहीं था कि उनकी एडवाइस को वो माने ही, ऐसा नहीं था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज भुक्तिस और देश। जो एम्पायर था, जो उनका साम्राज्य था, उसको डिवाइड किया गया था, जिसको भुक्तिस कहा जाता था और देश कहा जाता था। दे वेयर गवर्न्ड बाय उपारिख महाराज और भोगपति, और उसको गवर्न किया जाता था उपारिख महाराज के द्वारा और भोगपति के द्वारा। मोस्टली प्रिंसेस वेयर अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, और उस पोस्ट पर मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट होता था वह राजकुमारों का होता था। समटाइम्स अदर कैपेबल एंड वाइज पर्सन्स वेयर ऑल्सो अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट, और उस पोस्ट पर अर्थात उपारिख महाराज या भूपति के पोस्ट पर दूसरे भी योग्य व्यक्ति का, जो विद्वान होते थे, योग्य होते थे, उनका भी अपॉइंटमेंट होता था। अभी यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स पर है। ठीक है, ये दिल्ली में है और इसको हम लोग देखेंगे। आज भी ये हजारों वर्षों के बाद भी इस पिलर में कभी भी जंग नहीं लगता और वह वैसे ही चमकता हुआ आज भी है जैसे कि पहले था। द प्रोविंसेस वुक्तिस वेयर डिवाइडेड इनटू विषयास एंड देयर हेड वाज नोन एज विषयपति। दे वेयर हेल्प्ड बाय अ 4 मेन नॉन गवर्नमेंटल कमिटी। जो प्रोविनेंस था, जिसको वुक्तिस कहा जाता था, वह डिवाइड था विषयास में, एंड देयर हेड, और उसके हेड को विषयपति कहा जाता था। और उनकी हेल्प के लिए 4 नॉन गवर्नमेंटल कमिटी हुआ करती थी। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द विलेज हेडमैन ग्राम्यक, और जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था वह विलेज हेडमैन के पास था, जिसको ग्राम्यक कहा जाता था। द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर्स, और जो ग्राम पंचायत था वह विलेजर्स की जो आवश्यकता था उसको देखते थे। डू यू नो द गुप्ता रूलर्स हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज विथ एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। जो गुप्ता एम्पायर था उसमें रथ गाड़ी, घुड़सवार और पैदल सेनाएं थीं। Besides this, there were military leaders known as Samantas who supplied troops to the kings wherever needed, और जो समांतास थे सैनिकों का समूह को प्रोवाइड करते थे राजाओं को जहां पर उनको आवश्यकता होती थी। नाउ सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति। द पीपल हैड अ हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ। जो लोग थे उनका जो परिवार था वह खुश था और शांतिमय था। जॉइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस समय संयुक्त परिवार प्रचलित था। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सो बैड बट इट बिकेम वर्स ड्यूरिंग द लेटर पीरियड्स। उस समय जो महिलाओं का कंडीशन था बहुत खराब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह क्या हुआ, खराब होता गया। चाइल्ड मैरिज हैड ऑल्सो स्टार्टेड, और उस समय चाइल्ड मैरिज भी प्रारंभ हो गया था। एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू द अपर क्लास फैमिलीज, और जो अपर क्लास फैमिलीज था अर्थात जो उच्च स्तर के जो परिवार था उनको ही केवल एजुकेशन अलाउ था। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड एनिमल फाइटिंग्स वेयर द चीफ सोर्सेस ऑफ इंटरटेनमेंट,
और जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन था, त्यौहार जो मनाते थे और जानवरों का जो फाइटिंग होता था, यह इंपॉर्टेंट सोर्स था इंटरटेनमेंट का। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन अर्थात आर्थिक स्थिति। इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जो इंटर स्टेट ट्रेड था अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य का जो व्यापार था वह उस समय विकसित हुआ। ट्रेड वाज कैरिड ऑन बाई लैंड एंड रिवर रूट्स। जो ट्रेड था, जो वस्तुएं थी, उसको लैंड के माध्यम से या रिवर रूट्स के माध्यम से मंगाया जाता था। इंपोर्टेंट प्लेसेस लाइक पेशावर पाकिस्तान, मथुरा एंड कौशाम्बी यूपी, तामरालीपट्टी बंगाल, भरूच गुजरात एंड उज्जैनी एमपी वेयर ऑल कनेक्टेड बाय रोड्स। और ये सारे जो है रोड से कनेक्टेड था। द रिवर्स नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटर वेज। और जो रिवर था गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यह वाटर वेज का साधन प्रोवाइड करता था। इंडियाज इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स वेयर पेरल्स, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स, गारमेंट्स, इवोरी प्रोडक्ट्स, इंडिगो एक्सेट्रा। और जो इंडिया से इंपोर्टेंट सामान एक्सपोर्ट किया जाता था वह था पेरल्स, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन्स, गारमेंट्स, इवोरी प्रोडक्ट्स और इंडिगो एक्सेट्रा। द इंपोर्ट्स इंक्लूडेड, जो इंपोर्ट किया जाता था उसमें था गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, सिल्क, हॉर्सेस एक्सेट्रा। ब्रह्मदेश, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा, वियतनाम एंड कंबोडिया वेयर सम ऑफ द कंट्रीज विथ विच द फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड ऑन। यह कुछ ऐसे देश था जिसके साथ में भारत का ट्रेड रिलेशन था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और वहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वह था एग्रीकल्चर। द फार्मर्स वेर द ऑनर्स ऑफ लैंड। और जो लैंड था उसका ऑनर कौन कौन था? तो फार्मर्स, खुद किसान हुआ करते थे। फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशनल फैसिलिटीज वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स वेर कंस्ट्रक्टेड। और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए टैंक्स, वेल्स, कैनाल्स एक्सेट्रा को कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया। द मेन क्रॉप्स वेयर वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और जो मेन उनका क्रॉप था वह ये सारे क्रॉप्स था। द टैक्सेशन रिमेन्ड द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और जो टैक्सेशन सिस्टम था वह आज भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है रेवेन्यू का, उनका इनकम का। यह क्वाइंस देख रहे हैं जो गुप्ता पीरियड का है, ठीक है, जो काफ़ी सुंदर था, अट्रैक्टिव था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं उसको। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे रिलीजन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म एंड सैविज्म। और उस समय अधिकांश जो राजा थे या जो लोग थे वह वैष्णविज्म या सैविज्म को मानने वाले थे। दे वेयर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल। और उसके साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म को ही मानने वाले थे। देयर वॉज नो कन्फ्लिक्ट एमॉन्ग देम। और उनके बीच में कोई संघर्ष नहीं था, किसी प्रकार के मतभेद नहीं था। दे ऑल लिव्ड हार्मोनियसली। वे सभी तालमेल के साथ मिलजुल करके रहते थे। सन वाज ऑल्सो वर्शिपेड बाई मेनी पीपल। और सूर्य को अधिकांश लोगों के द्वारा पूजा किया जाता था। मेनी सन टेम्पल्स वेयर बिल्ट। और कई सारे सन टेम्पल, सूर्य मंदिर बनाए गए। द किंग गेव ग्रांट एंड डोनेशन टू ऑल द रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो राजा हुआ करते थे वे सभी धर्मों को समान रूप से उनको ग्रांट देते थे, उनको दान देते थे बिना किसी भेदभाव के। इट वाज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज। और यह एक ऐसा पीरियड था, यह एक ऐसा काल था जिसमें हिंदुज्म और संस्कृत भाषा एक बार पुनः अपने अस्तित्व को प्राप्त कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग
इतना ही अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।